जय हिंद दोस्तों। अब वो टाइम आ चुका है ये देखने का कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे 12 महीनों में हमारे और आपके लिए क्या किया है। दोस्तों, लगभग 1000 से भी ज्यादा जजमेंट्स 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं, लेकिन उनमें से टॉप 10 निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन पिछले 12 महीने में, पिछले 1 सालों में कितने केसेस ऐसे हैं जो कि काफी वायरल थे, जिन्होंने सबसे बड़ी अपनी छाप छोड़ी है। पॉलिटिकल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट और इकोनॉमिकल इंपैक्ट है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर हम टैक्स पेयर से रिलेटेड, वोट से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड हम यहां पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक अगर देखते हैं तो आपकी पॉलिटी की रिवीजन भी हो जाएगी लगे हाथ। और दूसरी चीज, ये पूरी पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पे भेजेंगे। इस पीडीएफ में दोस्तों एमसीक्यूज हैं। हर एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से नीचे एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, जो कि आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां जाइएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। अपने रिवीजन में और बेनिफिट आपको हो सकता है। तो शुरू किया जाए। इस 10th लैंडमार्क जजमेंट से हम शुरू करते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने लैंडमार्क जजमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के हिसाब से बाइफर्केट किया है। मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला। तो आइए इस 10th केस को सुनते हैं, जो कि बिल्किस बानो का केस था। आपको पता ही होगा दोस्तों, बिल्किस बानो का केस आज से नहीं 2002 से चला हुआ आ रहा है, जहां पर जो इनके ऊपर अत्याचार किए थे, जो आरोपी थे, उस केस में लगभग 14 कन्विक्ट थे। 2022 में उन्होंने अपने 14 साल की सजा पूरी कर ली थी। इस वजह से गुजरात सरकार ने उनको बेल देने की सिफारिश की और फिर बिल्किस बानो जी कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया कि बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह फैसला था क्या दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया। मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, और यह कहा कि जो 11 कन्विक्ट्स रिलीज होने की बात हुई है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 13 को यूज करते हुए, जो कि जुडिशियल रिव्यू का वो आर्टिकल है, यूज करते हुए गुजरात गवर्नमेंट की जो ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया और ये बोला कि कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू करेगा और ये इंश्योर करेगा, अगर वो रूल ऑफ लॉ के तहत हैं तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर क्वैश कर देंगे। अच्छा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां पे जुडिशरी का रोल ओवरसीइंग एग्जीक्यूटिव डिसीजन। क्या ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के ऑर्डर को क्वैश कर रहे हैं? नहीं, कई मर्तबा हो चुका है। वो भी आपने डिसीजन देखा होगा, अल्कोहल वाला भी एक डिसीजन था, और कई ऐसे हो चुके हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव्स के ऑर्डर को, जो कि रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं था। एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। यहां बिल्किस बानो का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा था, इस वजह से इन्होंने क्वैश कर दिया। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, रिट से संबंधित हर साल एक क्वेश्चन आता है, और आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट से भी रिलेटेड है। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने 9th केस के ऊपर, जो कि पूरे लास्ट 6 महीने में काफी चर्चे में रहा है। वो अरविंद केजरीवाल जी का अरेस्ट होना और बेल न मिलना। दोस्तों, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायतें दी हैं इस जजमेंट में। रिसेंटली आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली लीकर स्कैम के तहत ईडी पकड़ के ले गई, और ईडी ने अलग चार्जेस फ्रेम किए, सीबीआई ने अलग चार्जेस फ्रेम किए थे। उसी के तहत एक बड़ा अच्छा केस निकल कर यहां पर आता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यार, ये जो बेल और जेल वाला जो चक्कर है ना, इसकी वजह से जेल में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक तो ये, दूसरा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत हमने कुछ सख्त नियम ऐसे बना दिए हैं कि आपको बेल मिल ही नहीं सकती। अब हो क्या रहा है कि वो तो चलिए अरविंद केजरीवाल जो कि एक्टिंग, ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक्टिंग सीएम को उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, बवाल तो होना ही था। और सीएम के साथ साथ और लोग भी, जैसे कि मनीष सिसोदिया साहब, वो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जेल में थे, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? उनका साफ साफ कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है कोर्ट ने रिलैक्स कर दिया है अपने बेल के नॉर्म को, स्पेसिफिकली पीएमएलए के अंदर। ध्यान रखिएगा, पीएमएलए के अंदर
लीडिंग टू द रिलीज ऑफ केजरीवाल एंड पोटेंशियली अदर ऑपोजिशन लीडर। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया है एक प्रिंसिपल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, ताकि फ्यूचर में ऐसे केस जो हैं वो पॉलिटिकल फिगर्स के साथ ना हो। यानी कि ये जो पूरा का पूरा केस है वो आप अपने जीएस पेपर के लिए जुडिशियल प्रेसिडेंट, बेल नॉर्म्स और पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ले सकते हैं। यही केस हुआ था तो 2022 या 23 में यूपीएससी प्रीलिम्स में बेल और प्रिजन से रिलेटेड सवाल पूछ दिया था। आई थिंक वो आर्यन खान से संबंधित या संजय दत्त का केस था, तो बेल से संबंधित सवाल आ गया था। प्लीज आप जाके रिवाइज कर लीजिएगा। और इंप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, लीगल सेफगार्ड्स फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो यहां पे। ये जितने भी केस मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप मेंस में फटाफट रपारप आप इसको डाल सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंसर्न क्यों है भाई? प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया 2022 के हिसाब से रिपोर्ट आती है कि लार्ज नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, मतलब कि जितने भी जेल में कैदी हैं उनमें से 75% ऐसे हैं जिनको अंडर ट्रायल है, जिन पे अभी केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ, अभी केस चल रहा है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। ओवर क्राउडिंग हो चुकी है जेल की, 131.4% जगह ही नहीं है जेल में। और जब जगह नहीं होगी तो आप सोचिए कि ह्यूमन राइट का वायलेशन है, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इतने सालों से अंडर ट्रायल में बंद हैं, 60% से भी ज्यादा इनमेट्स ऐसे हैं जिनको इलिटरेट हैं, 10वीं भी नहीं पास किए, जेल में ही थे, जेल में ही काम तमाम हो जा रहा है। मैं आपको दोस्तों एक तोहफा देना चाहता हूं न्यू ईयर के लिए, और आप ये तोहफा किसी और को भी दे सकते हैं। दोस्तों इस न्यू ईयर गिफ्ट करिए ये एआई ऐप अपने फैमिली में, अपने दोस्त को जिनको भी इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होती है। जी, मैं आपको इस गिलहरी जैसी शक्ल वाले एआई ऐप से मिलाना चाहता हूं। ये एक नवाचार है, इनोवेशन है, और सेकंड्स में आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस स्पार्की एआई ऐप का नाम है। इसको यूज करने से आपकी इंग्लिश बोलने की जो झिझक है, जो आपको शर्म भी एक तरीके से आती थी कि यार मैं अंग्रेजी बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, नहीं, अब आप इंग्लिश बेहतर बोल सकते हैं स्पार्की एआई की मदद से। आप आज ही जाइए, इसको अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर, आपकी फ्लुएंसी और आपकी रीडिंग पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी इसको यूज किया है। अभी 2-3 दिन पहले मेरे एक आंध्रा का स्टूडेंट तेलुगु स्पीक कर, उसने इसको डाउनलोड किया और कॉन्वर्सेशन करने की शुरुआत की है। तो अच्छा कुछ समझ में आ रहा है इसको, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आपकी वोकैबुलरी को इंप्रूव भी कर सकता है। जैसे कि अगर आप कुछ शब्दावली बोलना चाह रहे हैं, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर ये लिटरली आपको बताएगा कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। और आप प्रोग्रेस भी देख सकते हैं कि ग्रामर की क्या प्रोग्रेस है, आपकी वोकैबुलरी की क्या प्रोग्रेस है आपका। तो छोटे बच्चे हो गए या फिर एडल्ट्स हो गए, कोई भी सीख सकता है इसको। उससे पहले मैं आपको ये डेमो वीडियो दिखाना चाहता हूं, और इस डेमो वीडियो को देखने के बाद आप आज ही जाइए और अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को गिफ्ट करिए कि भाई ये लो और कुछ नया स्किल सीखो और आगे बढ़ो जिंदगी में। Hi there. How is your day going? Did you learn something new or did you have a lot of fun? Hello Sparky, my days are going good. So I started the morning, so nothing excited yet. That's great to hear, my friend. But it seems like there might be a little confusion in your response. Let me help you rephrase it. Hello Sparky, my day is going well. 8वां केस आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाजवाब जजमेंट दिया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, और कई लोगों का जो भी इलीगल तरीके से चाइल्ड की वीडियोस और उसको स्टोर करते थे, उन पर काफी सख्त कार्रवाई की बात हुई है। जजमेंट क्या थी सुनिएगा। पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी पोजेसिंग पनिशेबल अंडर पॉक्सो एक्ट। मात्र पोजेसिंग, और आगे देखते हैं, नहीं, पोजेसिंग के अलावा भी है। कोर्ट ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी व्यक्ति व्यू देखेगा, स्टोर करेगा या उसको पोजेस करेगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, वो जो है पाप का भागीदारी होगा और कानूनी मतलब कानून को वो तोड़ेगा, तो फिर उसके बाद हम उसको तोड़ेंगे।
समझ रहे हो, अलाइनिंग विथ jurisdiction that have explicit laws against such activities. So कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर कर रहा है, पेन ड्राइव में डिलीट नहीं कर रहा है, भूल गया फलान ढिकान, तो भाई दिक्कत है। रिसेंटली कुछ हाई कोर्ट्स ने ये बात कही कि क्या मात्र अगर रखने से भी आप कानून का उल्लंघन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा जी हां, रखने से भी कानून का उल्लंघन होगा। तो आप कृपया करके अपने मोबाइल फोन में न ये सारी चीजें रखें और न किसी को एनकरेज करें रखने के लिए, क्योंकि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। जस्टिस जेबी पारिदीवाला ने बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी है। उन्होंने कहा कि अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को नहीं यूज करो, ये टर्म जो है वो मतलब बेकार लगता है। आप लोग टर्म यूज करो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, जिसको CSEAM के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, शॉर्ट में देख लेते हैं कि जिक्र क्या किया गया है। पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 15 का क्लियरली कहना है कि पोजेशन ऑफ एक्सप्लिसिट मटेरियल इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इज पनिशेबल ऑफेंस। यहां पर पोजेशन की बात की गई है पॉक्सो एक्ट में, मतलब पोजेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, जैसा कि यहां पर मेंशन है। फेलियर टू डिलीट करना भूल गए, डिस्ट्रॉय करना भूल गए, और इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का इंटेंट से कि भाई हमारे पास एक MMS आया, हम करते हैं, तो भाई आप नप जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। और दूसरी चीज, सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सेफ हार्बर क्लॉज। दोस्तों सेफ हार्बर क्लॉज ये होता है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मैं एक क्रिएटर हूं और YouTube एक इंटरमीडियरी है, उसके प्लेटफॉर्म पे हम लोग ये क्रिएट बना रहे हैं, राइट। थर्ड पार्टी कौन है, आप हैं, मतलब जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी। अगर मेरे और इंटरमीडियरी के बीच में कोई थर्ड पार्टी एक्सप्लिसिट मटेरियल, एक्सप्लिसिट चाइल्ड पोर्नोग्राफी या अब्यूज मटेरियल डाल रहा है, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंटरमीडियरी की है कि भाई उसको आप तुरंत जल्द से जल्द हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन उनको रियायत दी गई है, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रियायत दी गई है कि इसमें जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस जजमेंट में इंपैक्ट नहीं होगा। हालांकि कहा यह गया है कि कोई भी ऐसी अंडसंड चीज अगर आ रही है तो प्लीज ऐसे मटेरियल को आप जल्दी से हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास सेफ हार्बर क्लॉज है। हम आप में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर से, क्योंकि सिर्फ चाइल्ड ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो कई सारे अलग तरीके के वायलेशंस भी होते हैं। तो सारी चीजों पे आप ध्यान रखें और हटा सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या थी कि आप अपने प्रिपरेशन में दोस्तों ये चाइल्ड राइट, डिजिटल एथिक, जुडिशियल ओवरसाइट ऑन एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये जरूर नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केस में आप लिख सकते हैं। हाईलाइटिंग द इंपैक्ट ऑफ साइबर लॉज एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने जजमेंट नंबर 7 के ऊपर। 7 क्या बात कर रहा है, बुलडोजर वाला। याद है ना बुलडोजर जस्टिस, मतलब मैं आपको बताऊं, आंकड़े सुनना आप कि पिछले 2 साल में ना 15,000 से भी ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला है। 7 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं बुलडोजर चलने के कारण, तोड़ने के कारण। क्या ये न्यायपूर्ण है? मतलब ये कहाँ का न्याय है बताइए? क्या सरकार खुद ही अपने आप में जस्टिस जज बन गई है, फैसला ले रही है? ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बंद करो ये सब भैया, क्या तुम बकवास कर रहे हो कि तोड़ फाड़ कर रहे हो, किसी का घर तोड़ रहे हो हैं? हुआ क्या था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी एरिया में आज से 2 साल पहले बड़ा जबरदस्त कम्युनल वायलेंस हुआ, और उसमें अधिकतर मुस्लिम के घर तोड़े गए, और बाद में केस जो है, कुछ मुस्लिम के लड़कों ने हिंदू के लड़कों को मारपीट दिया, केस हाई कोर्ट में पहुंचा, और धीरे धीरे ये ऐसे होके केस आया है, डायरेक्ट भी नहीं आया था। ठीक है, सो गाइडलाइंस टू कर्ब इलीगल बुलडोजर डिमोलिशन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर इलीगल है, नोटिस भेजो, 15 दिन का नोटिस दो, और तुरंत जो SDM है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो कलेक्टर हैं, उनको लूप में लो इस नोटिस के बारे में, और फिर एक हियरिंग किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के प्रोसेस के साथ जाओ कि भाई पहले ही तुम जाके फोड़ फाड़ दे रहे हो, फिर ये तो गलत बात है ना। कहने का मतलब ये है कि खुद ही न्यायाधीश ना बने, डाइल्यूट मत करिए अपने पावर को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ही जज बन जा रहा है तो जज क्या करेंगे? ठीक है, अंडरमाइनिंग द रूल ऑफ लॉ। अगर आप अंडरमाइन कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ को, याद है हमारा दूसरा केस, रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन अगर जो करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट घेर में ले लेगा। तो इस तरीके से भाई बेंच ने कहा कि एक प्रोसीजरल गाइडलाइंस होनी चाहिए, जो कि मैंने गाइडलाइन बताया था, नोटिस देना है।
ठीक है। इट ऑल्सो हेल्ड दैट ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अगर भाई कोर्ट के आदेश के बाद भी फिर से अगर कोई लोचा हुआ, फिर कहीं अगर तोड़फोड़ हुई, तो जितने भी ग्राउंड लेवल वाले ऑफिसर हैं उनके पॉकेट से सैलरी से पैसा जाएगा, उस बेचारे का घर बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके का कहा गया है और अमूमन देखा जा रहा है कि मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी के घर तोड़े गए हैं, तो फिर ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड पे। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड जब चुनाव चल रहा था, इसी साल मोदी जी फिर से तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले चुनाव का जब टाइम था, इलेक्टोरल बॉन्ड का बड़ा मामला चला था फरवरी में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं, अब होगा कि जितने लोग चंदा दे रहे हैं, पार्टी हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जितने लोग चंदा दे रहे हैं, अब आप लोग चलिए, पता चलिए कि आपका क्या पैसा सही जगह जा रहा है। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को अब यह अधिकार है ये जानने का कि अगर वो डोनेशन चंदा दे रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, वो देखे कि उसी की पार्टी के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो डेटा पब्लिक करिए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया था। क्या? वैलिडिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 5 जजेस की बेंच का फैसला था कि कोर्ट ने यूनानिमसली हेल्ड किया, वोटर्स के पास राइट है टू नो द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। ये फंडिंग वाली जो रिपोर्ट मेरे पास भी है, आपके पास भी है, अभी भी जाके आप देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अलाउ करती थी फंड डोनेशन कॉर्पोरेशन से, इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, पॉलिटिकल पार्टी से। कोर्ट ने कहा इमीडिएट हॉल्ट टू द स्केल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है इमीडिएटली उस पर हॉल्ट करिए और पब्लिक में डेटा रिलीज करिए। कोर्ट ने यानी कि इलेक्शन कमीशन को कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू पब्लिश द डिस्क्लोज डेटा इन इलेक्टोरल बॉन्ड ऑन ट्रांजैक्शन। तो आज की डेट में जितनी भी ये जो फाइल वगैरह है इलेक्टोरल बॉन्ड के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, वो सब कहां पे है? एसबीआई के वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिएगा। जीएस पेपर 2 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये अंदर आएगा। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है, करंट अफेयर में इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला आता है 5 जजेस की बेंच से फैसला लिया गया था आसाम अकॉर्ड का। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, मतलब बहुत टाइम से ये अटका हुआ था, अब जाके यहां पर एक शांति दिखी। वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आसाम अकॉर्ड, 5 जजेस की बेंच ने फैसला यहां पर लिया है। क्या फैसला लिया है आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमिग्रेंट्स, मतलब जो सिटीजन नहीं है भारत के और ऑफकोर्स आसाम के, जो लोग आसाम पहुंचे थे, कब पहुंचे थे? 1 जनवरी 1966 से पहले अगर वो आसाम में आ गए थे, भारत में आ गए थे, तो वो इंडिया के सिटीजन हैं। जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक के बीच में आए थे, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अगर वो 10 साल तक रह चुके हैं इंडिया में, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने के 10 साल बाद तक वो वोट नहीं कर पाएंगे, तो एक ये समाधान था। उन्होंने कहा कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई आया है तो फिर वो तो डिपोर्ट होगा, क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेंट है। दोस्तों, ये मामला तब हुआ था जब हमारा बांग्लादेश वाला सिचुएशन हुआ था, वहां से काफी सारे लोग जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स में काउंट हुए, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार ने ये जो तीनों सॉल्यूशन निकाले हैं, ये जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकला है इतने बड़े क्राइसिस का, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वाह, एब्सोल्युटली चलेगा, ओके, मस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हम अग्री करते हैं इस पे। ठीक है, ये देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आसाम अकॉर्ड पॉलिटिकल सॉल्यूशन है, 6A लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स है इस इशू, माइग्रेशन इशू को टैकल करने के लिए। मेजॉरिटी ऑल्सो डिटरमाइंड कि कट ऑफ डेट जो है 25 मार्च 1971, ये रैशनल है, मतलब जायज है, लॉजिकल है, और ये कंक्लूजन करता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का। ठीक है, चीफ जस्टिस का कहना है कि मैं नहीं देखता कि भाई आर्टिकल 29 क्लॉज 1 का उल्लंघन किया गया है। 29 क्लॉज 1 क्या था? आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अपने ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उनका कहना नहीं है 29 का वो है ही नहीं, मतलब
मामला तो ठीक है। तो इस वजह से आसाम एकॉर्ड्स में यह बात की गई थी। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 4 पे। अब आया 7 जजेस बेंच। केस नंबर 4 क्या है? वैलिड, ये भाई बहुत बवाल हुआ था, इस पे बहुत बवाल हुआ था। वैलिडिटी ऑफ सब क्लासिफिकेशन विद इन रिजर्व्ड कैटेगरी। कहने का मतलब क्या? जैसे ओबीसी में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर थे कि भाई आय के हिसाब से आप नॉन क्रीमी हो जाइए और फिर क्रीमी हो जाइए। अच्छा, अब एससी एसटी में सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, तुम ये सेम फॉर्मूला एससी एसटी में अपना लो। मतलब कि अब एससी एसटी में भी क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का एक प्रावधान होगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कुछ ऐसे वर्ग हैं एससी एसटी में जिनको मतलब वो सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिनको अभी भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको लगता है कि अभी भी कुछ एससी एसटी में लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा वही फायदे में हैं और मजे वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट निकल कर आई थी जिसमें ये 7 जजेस की बेंच में ये सारे जजेस थे, उन्होंने फैसला लिया था। और इस फैसले में ये देखते हैं, फैसला लिया और इसी फैसले में ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड स्टेट्स अथॉरिटी टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन विद इन स्टेट्स एससी एसटी कैटेगरी। मतलब राज्यों को यह जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जो है वो अब सब क्लासिफिकेशन एससी एसटी में भी आप कर सकते हैं, ताकि हम एक सब्सटैंशियल इक्वालिटी, समानता का अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये डिसीजन जो है वो अलाउ करता है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, जो कि जीएस पेपर 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेलर्ड स्पेसिफिक कम्युनिटी नीड्स। दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लॉज भी लगाया है, क्या कि आप जो भी यहां कैटेगराइजेशन करेंगे भाई वो एविडेंस, इंपेरिकल एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और दैट वुड बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। मतलब वहां पे जुडिशियल रिव्यू होगा उसका, मतलब न्यायिक समीक्षा होगी उसकी, ऐसे ही आप नहीं कर देंगे। अच्छा था ये काफी, और काफी डिबेट भी हुई, आज भी डिबेट चलती है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना जो कि 10% सब कोटा दिया एससी सेक्शन में गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, हरियाणा शेड्यूल कास्ट कमीशन रिकमेंडेशन के ऊपर। तो हरियाणा पहला स्टेट बन गया था जो कि जॉब्स के अंदर एससी को सब क्लासिफिकेशन में दिया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी भी रिव्यू कर रहे हैं इस रिपोर्ट में, और कहा कि मडीगा कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हम लेकर चलेंगे इस कम्युनिटी को, जो कि हम लोग सब क्लासिफिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 3। यहां पर भी आता है माइनॉरिटी का, मतलब कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा अब मिल चुका है, इससे पहले नहीं था। तो काफी इस पर भी बवाल हुआ था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी कैसे हो गई। 7 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया। ये फैसला जो है वो आज, ये फैसला 57 ईयर ओल्ड फैसला है, मतलब ओल्ड फैसला लिया गया आजादी के बाद। फैसला था कि भाई इसको माइनॉरिटी न बनाया जाए क्योंकि ये यूनियन के एक्ट से बना है। लेकिन 57 साल बाद अब जो है वो कहा गया है कि नहीं, ये माइनॉरिटी स्टेटस जाएगा इसको, क्योंकि इसके फाउंडर थे भाई माइनॉरिटी से। कौन थे, क्या कहना था, रूलिंग क्या थी? ये देखिए, 5 जजेस की बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये माइनॉरिटी स्टेटस नहीं जाएगा आर्टिकल 30 के अंदर, बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू यूनियन लेजिस्लेशन 1920 में। लेकिन जो 7 जजेस की बेंच का कहना है, जो अभी हमने दिखाया है, उन्होंने 57 साल पुराने जजमेंट को क्वैश किया और बोला कि जो अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, माइनॉरिटी स्टेटस क्राइटेरिया कहता है इंस्टीट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड बाय लीगल इंस्ट्रूमेंट कैन हैव माइनॉरिटी स्टेटस इफ फाउंडर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। इसके फाउंडर कौन थे? सईद अहमद खान साहब थे, माइनॉरिटी में आए। सेम लॉजिक लगा दिया कि अगर फाउंडर माइनॉरिटी से थे तो ये माइनॉरिटी में आ जाएगा, तो ये चीज अब कैंसिल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सेपरेट स्पेसिफिक पैरामीटर टू डिटरमाइन माइनॉरिटी स्टेटस फॉर रिलीजन और लिंग्विस्टिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 30 तो आपको पता ही है कि माइनॉरिटीज को ये अधिकार देता है कि आप अपना इंस्टीट्यूशन, आप अपना प्रोग्राम चला सकते हैं, और ये संविधान आपको आजादी देता है। ठीक है, तो इसके जरिए ये बन गया। अब इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि कुछ लोग थे जिन्होंने मना किया कि नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस इसको नहीं मिलना चाहिए। उनका रीजन क्या था? उनका रीजन साफ था कि अगर एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो फिर यहां पर भी काफी ज्यादा करप्शन होगा। करप्शन ऐसा कि कहीं पे फेवरेटिज्म होगा, कहीं पे लोग भाई कुछ बायसनेस लॉज बनाएंगे, पैसे रुपए लेंगे, क्योंकि अब माइनॉरिटी हो जाएगा तो उसके बाद फिर जैसे अभी एएमयू ने लगभग
50% सीट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के लिए ब्लॉक की हुई थी, तो फंड्स भी अब उस तरीके से आएंगे। तो इसलिए लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस मत रखिए, वरना भाई बहुत सारे इश्यूज आने लगेंगे करप्शंस के, है ना। चलिए, इससे पहले दोस्तों हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आप अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और भी स्ट्रांग करिए, अपना गेम अप करिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, मार्गदर्शन आईएएस टेस्ट सीरीज किट, उसको आज ही अभी तुरंत लें और इसको भी गिफ्ट कर लो, इसको अपने आप को गिफ्ट कर लो आप। क्यों? क्योंकि भाई यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी लेवल है। हम आपको 5 फेज में इस टेस्ट सीरीज को डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे एनसीईआरटी किक स्टार्ट लेवल है, यहां पर आपको 500 से 1000 एमसीक्यूज मिलेंगे। क्लाइंब अप लेवल 2 पीवाईक्यू इंस्पायर्ड है, ये पीवाईक्यू जैसा रहेगा, पीवाईक्यू नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल 3 स्टैंडर्ड बुक्स जितने हमारे, हम टॉपिक वाइज चलेंगे, चैप्टर वाइज चलेंगे, यहां पर मॉक टेस्ट है, सीसैट है, ताकि अब यहां से आप एकदम ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और आपकी लेवल प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में डोमिनेट विथ योर फुल लेंथ टेस्ट होगा हमारा। तो कई हजार क्वेश्चंस हैं, उसके लिए आप परेशान मत हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप जाइए हमारे मार्गदर्शन आईएएस की वेबसाइट पर, वहां टेस्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको 2 टेस्ट सीरीज मिलेगी। नंबर 1, एक तो जहां पर सिर्फ टेस्ट सीरीज है जो कि 2499, ये 31 दिसंबर तक है, इसको आप ले लीजिए, एनरोल कर लीजिए। और ये टेस्ट सीरीज विद गाइडेंस है, तो दोनों प्रोग्राम को आप जाके चेक करिए आज ही। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आप जाइए। टेस्ट सीरीज तो जरूरी है यार, मतलब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार टेस्ट सीरीज लो, लेना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्री। आपको मतलब ये मत देखिए कि 2499 का है या फिर 1299 का है, इससे कहीं ज्यादा इससे आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, ठीक है। तो नीचे आप जाके इसको ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से। सेकंड लास्ट जो केस है वो है टैक्सेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। मतलब ये रिसेंट में केस आया था, बहुत बवाल भी हुआ था इसके ऊपर, लेकिन बड़ा अच्छा केस था। केस था हमारे फेडरलिज्म के ऊपर, संघवाद के ऊपर। कहना यह था कि राज्य जो है वो सेंटर जो है वो कुछ नीतियां बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि उन पे राज्यों का भी अधिकार है। अब जैसे ये केस है मिनरल्स, अल्कोहल के ऊपर कानून बनाना, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यार ये ना स्टेट सब्जेक्ट है, तो आप स्टेट के पास इनका रहने दो। सेंटर अगर स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी लॉज बनाने लगे या उन पर कंट्रोल करने लगे, फिर ये संघवाद का ढांचा है, जो फेडरलिज्म हम बोलते रहते हैं, कहीं रह नहीं जाएगा, ऑटोनॉमी नहीं रह जाएगी, फिर इतने सारे टसल्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टैक्सेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल वो जाता है राज्य को। अब है क्या यहां पे बात, और क्या की गई है ये देखिए। उनका कहना है कि यूनियन का जो पावर है, जो कि लिस्ट 1 में आता है ऑफ द 7th शेड्यूल, कैन नॉट बी यूज्ड टू टेक अवे पावर्स दैट आर इन लिस्ट 2 दैट हैज वेस्टेड इन द स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें जो पावर है वो लिस्ट 2 को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लिस्ट 2 एक इंडिपेंडेंट है और वो राज्यों के लिए डेडिकेटेड है। राज्य इस पे पावर एक्सरसाइज करेंगे और वो करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है ताकि वो रेगुलेट कर सके अपना इंडस्ट्रियल अल्कोहल या मिनरल्स। ये एक अच्छा एग्जांपल था फेडरलिज्म का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक सैंपल निकल कर आता है। तो आपके जीएस पेपर 4 में फेडरलिज्म, डिवीजन ऑफ पावर और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात की गई। रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेट वर्सेस सेंट्रल लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसीज के अंदर ये आ सकता है। 7th शेड्यूल को पढ़ना जरूरी है, बड़ी सारी चीजें होती हैं। स्पेसिफिकली लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में स्टेट लिस्ट आती है। इंप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन ऑन फेडरल ऑटोनॉमी, ये जो फैसला है ये भी मेरे ख्याल से 80s के फैसले को स्ट्रक डाउन किया गया था, तब ये जजमेंट बना था, इसीलिए 9 जजेस की बेंच बनी थी। उसमें भी एक जो जज है हमारी, जिनका नाम है ये जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम, शी इज द ओनली फीमेल कंटेंडर फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अग्री नहीं करती हूं। इनका कहना यह है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ब्रो, जैसे कि मिनरल और अल्कोहल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको राज्य को मत दो आप, वरना भिड़ जाएंगे। इनको सेंटर को ही दो आप, ठीक है, यूनियन को ही दो, ताकि वो रिस्पॉन्सिबली रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इनका कहना यह है कि क्रिटिकल सब्जेक्ट हैं ये सारे, मिनरल, अल्कोहल, ये नेसेसरी होते हैं ताकि हम अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अक्रॉस द स्टेट न देखें।
हम इंटर स्टेट राइवलरी डिस्करेज करनी चाहिए, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इंटर स्टेट राइवलरी बढ़ जाएगी। कोई राज्य में आपको पता ही है कि कहीं पे मिनरल्स और अल्कोहल ये रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कई राज्य में कम है, तो यहां पर डिस्पैरिटी आ गई ना। इनका कहना यह है कि भैया तुम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बदलो मत, इंटरप्रिटेशन के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को इधर उधर मत बदलो, ठीक है। तो आप प्लीज ध्यान रखें कि हम लोग सही तरीके से इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन एंश्योरिंग नेशनल कोहेशन एंड यूनिफॉर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनका ये कहना था। आप कितना सहमत करते हैं इनसे मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बहुत पेचीदा भी है। ये है हमारा प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटेरियल रिसोर्स। दोस्तों ये एक लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर्सेस फंडामेंटल राइट के ऊपर लड़ाई है। कैसी लड़ाई? ये लड़ाई है बहुत पुरानी, जब महाराष्ट्र में, बंबई में बड़े पुराने घर भी हैं। अब उस पुराने घर को मरम्मत कराने के लिए ओनर तैयार नहीं है, टेनेंट उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। तो सरकार ये सोचती है कि जनहित में, लोक सेवा के लिए हम, यानी कि सरकार कौन, माढ़ा, महाराष्ट्र हाउसिंग अथॉरिटी जो है, उनको ये सोचती है कि हम कुछ ऐसी एरिया जो कि रीडेवलप कर दें, रिवैम्प कर दें उसको, और फिर लोगों को कहें रहने के लिए। अब जब महाराष्ट्र ने ये स्टेप लेने का सोचा कि चलो हम लगभग कुछ 1000 एकड़ है, इनको ले लेते हैं और फिर हम लोग रीडेवलप कर देंगे, तो जो ओनर थे वो अब टांग लड़ाना शुरू कर दिए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, हमको मुआवजा भी चाहिए लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये केस निकल कर आया। ये केस दोस्तों 90s से लेकर 2002 में, फिर 5 में, फिर 7 में अलग अलग जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन जजेस बेंच को ट्रांसफर होता गया। फाइनली 2024 में इसका एक डिसीजन आया। ये सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डिसीजन लिया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ मटेरियल रिसोर्स। इस जजमेंट में खास बात यह थी कि इसमें मार्क्सिस्ट अप्रोच और गांधीयन अप्रोच को भी लिया गया था। मार्क्सिस्ट अप्रोच यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और गांधीयन अप्रोच की कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत तारीफ हुई थी जब जजमेंट आया था कि आखिर दोनों लोगों का बैलेंस था, यानी कि माढ़ा को जो चाहिए था वो भी मिल गया और जो ओनर्स को चाहिए था वो भी मिल गया। ये सुप्रीम कोर्ट का कमाल है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 31C। लेकिन हम यहां रुकते हैं, यहां पर आते हैं। क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एज अ मटेरियल सोर्स क्या है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के अंडर नहीं आती हैं। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के अंदर आएंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 39B जो हमारा संविधान का है ना, डीपीएसपी के अंदर, वो बात करता है मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में। तो इनका कहना है कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इससे पहले किसी भी प्राइवेट चीज को सरकार ने लिया था? भाई बैंक नेशनलाइज हुआ था, है ना, फिर कोल नेशनलाइज हुआ ना, मतलब सरकार ने ले लिया था ना। तो सरकार ने कहा कि नहीं, कुछ चीजें हैं जो कि मटेरियल रिसोर्स के अंदर आएगा। वो कौन सी प्रॉपर्टी होंगी? वो प्रॉपर्टी होंगी जो कि इन सारे कंडीशंस को मीट करेंगे, अवेलेबिलिटी, नेशनलाइजेशन या एक्विजिशन। ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया होंगे, तभी सरकार जो है वो डीपीएसपी, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक आजादी देता है, इकोनॉमिक पैरिटी देता है, इकोनॉमिक जस्टिस दिलाता है हमें। मतलब सरकार वो जमीन लेगी और लार्जर गुड के लिए पब्लिक में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये एक डीपीएसपी का नियम है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम समझ रहे हैं आप लोगों की बात, हमें पता है कि भारत एक इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वो मामला हम जाने नहीं देंगे। मतलब कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है संविधान का जहां पर प्राइवेट ओनरशिप को हम ज्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगे। प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, लेकिन जो भी ऐसी मटेरियल जो है या बिल्डिंग जो है या प्रॉपर्टी जो है वो 39B के अंदर अगर आएगा, मतलब कि अवेलेबिलिटी, नेशनलाइजेशन, एक्विजिशन, तो फिर हम भैया उसको ले लेंगे, ठीक है। यहां पर हमें आर्टिकल ये देखने वाला है, आर्टिकल 31C। 31C दोस्तों
कभी भी अगर कोई कहे, मतलब राज्य के डीपीएसपी अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई भी राज्य अपने जनता के लिए कोई काम कर रहा है, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, तो अगर सामने से कोई आके कह दे भाई हमारा तो फंडामेंटल राइट जो है ना वो आप खत्म कर रहे हो, हमारा मूल अधिकार तोड़ रहे हो, तो आपके पास एक ही जवाब होता है, आर्टिकल 31C। मतलब आर्टिकल 31C लोकहित में अगर किसी का मूल अधिकार वंचित हो रहा है तो आर्टिकल 31C उसको बचा लेता है। ठीक है, लोकहित को बचा लेता है, फंडामेंटल राइट जो है वो फिर यहां पर चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये था पूरा मामला। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट, ये एक बैलेंस था सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल राइट को लेके, जो कि हमारे इस पूरे इशू में दिखा। इकोनॉमिक पॉलिसी इंपैक्ट, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब कि इस जजमेंट के थ्रू काफी अच्छे तरीके से सरकार ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम हो, और इकोनॉमिक फ्रीडम भी दिया है ताकि जो ओनर हैं वो भी 100% उनकी प्रॉपर्टी सरकार के पास नहीं जा रही है। ये की आर्टिकल हैं, ये आप ध्यान से सुन सकते हैं। वीडियो के एंड में अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जय हिंद, हम जीतेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।